Welcome back, friends. Today we are here to revisit the first unit. Our goal is to provide a continuous series of lectures without interruptions and complete the unit soon. I have switched to slide presentation to address issues like blurry whiteboard, the need for your notes, audio problems, and all other as you have commented me in the videos. सो लेट्स डाइव इन। जैसे कि मेरा पहले से रहा है कि कोई भी चैप्टर जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसका जो टाइटल है उस पर ध्यान देना है। तो अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? ब्लॉक 1 का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। ब्लॉक 1 जिसका नाम है व्हाट इज़ एजुकेशन। ब्लॉक 1 जिसका नाम है व्हाट इज़ एजुकेशन। इसके फर्स्ट यूनिट क्या है? एजुकेशन एज एन ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, जिसको हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे और ये रहा हमारा पहला पार्ट। तो सबसे पहले एजुकेशन जो वर्ड है वो कौन से भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है? लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। कहा जाता है 3 वर्ड हैं, एडुकेयर, एडुशियर एंड एडुकैटम, जिसको हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस कर रखा है और आई होप कि ये बात सबको पता हो। तो ओवरऑली अगर बात की जाए तो बच्चे का जो इनट पोटेंशियलिटी है, बच्चे का जो इनट कैपेबिलिटी है, उसको ग्रो कराना, उसको डेवलप कराना, यही होता है एजुकेशन का मीनिंग, एजुकेशन का फंक्शन एक तरह से हम बोल सकते हैं। ऑपरेशनल मतलब क्या होता है? फंक्शंस। ऑपरेशनल मतलब होता है फंक्शंस। तो एजुकेशन के फंक्शंस क्या क्या है सोसाइटी में, और इसी चीज़ का हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करते वक्त मैं ये आपको कहना चाहूँगी कि पहले जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में हमने काफ़ी बार देखा है कि इलाइट क्लासेस को ही एजुकेशन ऑफ़र करी जाती थी। जो लोअर क्लासेस होते थे, जिनके पास पैसे नहीं थे, पुअर इकोनॉमिक कंडीशन जिसका रहा, उन सबको हमारा एजुकेशन नहीं मिलता था। हालांकि कुछ टाइम बाद धीरे धीरे करके वो चीज़ बदलती गई और हम एजुकेटेड होते गए। जो एजुकेटेड जो इंडिविजुअल्स होते थे उन्हीं को पॉलिटिशियंस, फिलोसोफर्स और थिंकर्स भी माना जाता था। क्रिश्चियन एरा में अगर देखा जाए तो क्रिश्चियन एरा में ही हमारा स्टेट्स क्राफ्ट जो वो ग्रो करना शुरू किया। स्टेट क्राफ्ट क्या होता है? एक तरह से स्टेटमेंट से बोल सकते हैं, स्किलफुल मैनेजमेंट बोल सकते हैं। किसका? स्टेट अफेयर्स का। स्टेट अफेयर्स मतलब क्या है कि हमारे स्टेट्स में क्या क्या चीज़ें हो रहे हैं उसके बारे में हमको अवेयरनेस हो कि क्या चीज़ अच्छा हो रहा है, क्या चीज़ गलत हो रहा है। गवर्नमेंट अगर कोई चीज़ कर रहा है, हम इस वक्त अभी उसको समझ पा रहे हैं कि सीएए क्यों आया, आर्टिकल 370 क्या है, इलेक्शंस किस तरह से हो रहे हैं, वक्फ बोर्ड क्या है, ये सब चीज़ें हम कैसे समझ पा रहे हैं? एजुकेशन की वजह से समझ पा रहे हैं। इलिटरेट लोग क्या ये सब समझ सकते थे उस वक्त? नहीं। तो धीरे धीरे करके ये जो इवोल्यूशंस हमारे हुए हैं। सबसे पहले कहा जाता है कि जो स्पार्टा है, इस स्टेट में हमारा एजुकेशन धीरे धीरे फ्लोरिश करने लगा, जो कि ज़्यादातर माना जाता है कि मिलिट्री ट्रेनिंग उनको दी जाती थी और फिजिकल एक्सेलेंसी उनका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था उनके डिफेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए। फिर एथेंस एथेंस में इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट किया गया। इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या होता है कि हम सबसे डिफरेंट है, हम कुछ अलग से अपनी तरीके से चीज़ें करना चाह रहे हैं, तो उसको हम इंडिविजुअलिज्म कहेंगे। एथेंस में इंडिविजुअलिज्म का डेवलपमेंट होना। फिर हम इंडियन हिस्ट्री अगर उठाकर देखें तो प्री ब्रिटिश और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बिठाए गए हैं, कमिटीज़ बिठाए गए हैं, जिससे हमारा एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे फ्लोरिश करने लगा। तो इस यूनिट में हम क्या चीज़ देखेंगे? एजुकेशन का क्या रोल है सोसाइटी में, ये कैसे एक सोसाइटी का सब सिस्टम है, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट और पॉलिटिकल शिफ्ट को ये कैसे चेंज करता है, और ये खुद कैसे इन्फ्लुएंस होता है पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट से। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या रखा गया है एजुकेशन से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। एजुकेशन एज ए सोशल सब सिस्टम। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि सिस्टम क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम को आप समझें पहले। तो सिस्टम क्या है? एक इंटर रिलेटेड यूनिट होता है। एक इंटर रिलेटेड यूनिट, जैसे कि हम अगर हमारे बॉडी को एक सिस्टम माने, एक बायोलॉजिकल सिस्टम माने, तो सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्या होता है? सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमारा बॉडी है। हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रेटरी सिस्टम्स हो गया। इसको हम सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत सारे जो ऑर्गन्स है ये इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, डिपेंडेंट है एक तरह से। एक अगर परफेक्टली काम नहीं करेगा तो दूसरा भी परफेक्टली काम नहीं करेगा। तो ये जो है इंटरकनेक्टेड है और इंटर रिलेटेड, एंड एक
दूसरे पे ये डिपेंडेंट है। बिल्कुल उसी तरह एजुकेशन भी सोसाइटी का एक सब सिस्टम है और सोसाइटी भी हमारा इटसेल्फ एक सिस्टम है। कैसे है, चलिए देखते हैं। सोसाइटी कैसे एक सिस्टम है? सोसाइटी में बहुत सारा हम सिस्टम देखते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, एजुकेशनल सिस्टम हो गया। जो एजुकेशनल सिस्टम है, अगर हम किसी एक इंस्टीट्यूशन को कंसिडर करें तो एक एजुकेशन में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनका क्लैरिकल होते हैं, पियोन्स होते हैं, हेडमास्टर होते हैं, और ऊपर ऊपर की तरफ अगर हम जाएँ तो बीईओ, डीईओ, बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये जो सब लोग हैं, ये जो इंडिविजुअल्स हैं, ग्रुप्स हैं, और सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये क्या है, इनको हम कहेंगे यूनिट्स हैं। ये एक तरह से जो कनेक्टेड है, हर इंडिविजुअल हर ग्रुप के साथ कनेक्टेड है, और हर ग्रुप हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड है। जैसे एक स्टूडेंट टीचर से कनेक्टेड है, टीचर बीईओ डीईओ से कनेक्टेड है। किस तरह से कनेक्टेड है? अगर हम यहाँ पे टीचर अगर यहाँ पे काम नहीं करेगा अच्छा से, वो जाता है सीधा खा के वहाँ पे सो जाता है और फिर काम कुछ नहीं करता है, अपना जो भी काम है उसको अच्छे से नहीं कराता है, बच्चों को पढ़ाता नहीं है, कुछ नहीं करता है, तो इससे क्या होता है कि बच्चे एक तरह से इम्पैक्टेड होते हैं, उनका स्टडीज़ अच्छे से नहीं ग्रो कर पाता है, और हमारे जो सिटीजन है, फ्यूचर सिटीजन्स हैं, उनका जो फ्यूचर है वो खतरे में आ जाता है। ठीक है, तो ये जो सारे यूनिट हैं, हर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो सोसाइटी एक नेटवर्क है, सोशल इंटरेक्शन एंड टास्क यहाँ पे कनेक्टेडली हम करते हैं, सारा नेटवर्क की तरह से काम करते हैं। इसके यूनिट हम बोल सकते हैं सोसाइटी का। इकोनॉमिक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, एजुकेशन सिस्टम हो गया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, हर एक चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है। तो इसी को लेकर हम बोल सकते हैं कि सोसाइटी एक सिस्टम है। अब देखते हैं एजुकेशन सोसाइटी का एक सब सिस्टम कैसे है। एजुकेशन सोसाइटी का एक सब सिस्टम कैसे है? सोसाइटी अगर एक सिस्टम है तो सब सिस्टम इसका एक है एजुकेशन। कैसे? हम बोल सकते हैं कि एजुकेशन के अंदर, जैसे मैंने अभी ही एग्जांपल दिया कि अगर बच्चे का इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है, वो स्कूल का हम डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, टीचर रेगुलरली क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं, टीचर का मोरल डाउन हो रखा है, या कोई भी हम एग्जांपल उठा के देख सकते हैं जिसमें बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो बच्चे का डेवलपमेंट अगर नहीं हो पा रहा है तो स्टेट का नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट का नहीं होगा, स्टेट का नहीं होगा, ना ही कंट्री का हो सकता है। तो ये जो बच्चा है, ये जो एक बच्चा है, वो एक टीचर से तो कनेक्टेड है। ये टीचर पूरा एक सब्जेक्ट से कनेक्टेड है, और ये जो पूरा सब्जेक्ट है ये किसी और से कनेक्टेड है, क्योंकि एक सब्जेक्ट अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है, एक टॉपिक अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो वो टॉपिक किसी और से भी कनेक्टेड होगा। तो इस तरह से क्या होता है ना, धीरे धीरे चीज़ें डिस्टॉर्टेड वे में चला जाता है, और एक बच्चा जो उसका जो पोटेंशियल है, इनर पोटेंशियल है, इनर कैपेबिलिटीज़ है, वो डेवलप नहीं कर पाता है। तो इसी तरह से हमारा सोसाइटी काम करता है, और इसकी यूनिट्स हम फर्दर अगर देखें तो इसके बहुत सारे नेशनल बॉडीज़ भी है, यूजीसी, इग्नो, एनसीईआरटी, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, बोर्ड, स्कूल्स, टीचर एसोसिएशंस है, पेरेंट एसोसिएशंस है। जैसे कि आप सभी ने अभी न्यूज़ में देखा होगा कि यूजीसी नेट का जो री एग्ज़ाम है उसको नहीं कराने के लिए पेरेंट एसोसिएशन पीआईएल दाखिल किया था कोर्ट में। तो ये जो सारे यूनिट्स हैं, ये किसी तरह से एक ना एक दूसरे से ये क्या है, रिलेटेड है, और इंटरलिंक्ड है, डिपेंडेंट भी है। अदर जो सिस्टम्स है इसके साथ कैसे कनेक्टेड है? अगर टीचर एक अच्छे से ट्रेंड ही नहीं है तो वो जाके स्कूल में करेगा क्या? उसका जो तरीका होगा पढ़ाने का वो बिल्कुल अलग होगा, मतलब पता नहीं क्या ही होगा। वो पढ़ाने के लिए काबिल भी है कि नहीं ये भी नहीं पता, अगर उसका ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हो पाया है तो। फिर इसके जो एडमिशन पॉलिसीज़ हैं, कुछ के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एडमिशन पॉलिसीज़ होते हैं, इसमें भी बहुत बच्चे इम्पैक्टेड होते हैं। तो कहीं न कहीं हर एक चीज़, हर एक यूनिट एक दूसरे से कनेक्टेड है और डिपेंडेंट है। इसका कैरेक्टरिस्टिक हम किसको मान के चल सकते हैं कि इंडिविजुअलिज़्म जो है, ये सोशल इंडिविजुअलिज्म को बिल्ड करने में हमको मदद करता है। जो एजुकेशन सोसाइटी का जो सब सिस्टम बनकर है, एजुकेशन
में अगर हम फ्लोरिश करते हैं चीज़ें, एजुकेशनल डेवलपमेंट अगर हमारा होता है, बच्चों का होता है, एक सोसाइटी में जो सब बच्चे रह रहे हैं उनका होता है, तो धीरे धीरे जो हमारा नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ है उनको वो रिस्पेक्ट करना सीखेंगे और उसी को वो धीरे धीरे डेवलप करना सीखेंगे और उसी को ट्रांसमिट भी करेंगे हमारे नेक्स्ट जनरेशन पर। सोसाइटी को मोल्ड करने के लिए ये मदद करता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है ये मेनली काम करता है कल्चरल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स को इम्प्रूव करने के लिए। देखिए, 2 चीज़ होता है, एक तो है ग्रोथ और एक है डेवलपमेंट। ग्रोथ सिर्फ़ फ़िज़िकल को दर्शाता है, ग्रोथ सिर्फ़ फ़िज़िकल डेवलपमेंट को दर्शाता है, जबकि डेवलपमेंट मोरल हो सकता है, फ़िज़िकल हो सकता है, इंटेलेक्चुअल हो सकता है, सोशल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है। तो इसको अगर हम ग्रोथ माने तो पूरा जो आप रेक्टेंगल देख रहे हैं ये डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट का एक छोटा-सा पार्ट होता है फिज़िकल डेवलपमेंट, जिस फिज़िकल डेवलपमेंट को हम बोलते हैं ग्रोथ। तो टोटल जो ओवरऑल डेवलपमेंट है ये कराने के लिए फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हमको मदद करते हैं। ये हमारे सब्जेक्ट जो एजुकेशन है इसको एनरिच करता है, जैसे कि बहुत सारे कमिटीज़ हैं, हम इसके बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि हिस्टोरिकली क्या-क्या चीज़ें हो रखी है पहले से, क्या-क्या कमिटीज़ बन रखे हैं, किसमें क्या चीज़ एडवांस हो रखा है और क्या-क्या चीज़ें हमको बदलनी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल जो है ये हमको एजुकेशन फ्लोरिश करने से मिलती है। इसका ऑपरेशनल एस्पेक्ट मतलब कि अब हम जा रहे हैं किसके ऊपर, फंक्शंस के ऊपर। ब्राउन के हिसाब से अगर देखें, अकॉर्डिंग टू ब्राउन, एजुकेशन क्या करता है, इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है उसको बदलता है, इंडिविजुअल हो चाहे ग्रुप हो, क्योंकि एक इंडिविजुअल का अगर बिहेवियर बदल रहा है तो वो जिस ग्रुप में रहेगा धीरे धीरे कहीं ना कहीं या तो उस इंडिविजुअल का बिहेवियर बदल जाएगा या फिर उस ग्रुप का बिहेवियर बदल जाएगा। तो ब्राउन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एजुकेशन क्या करता है, एक इंडिविजुअल का और एक ग्रुप का बिहेवियर बदलने में मदद करता है। वहीं अगर हैविगट्स न्यूगार्टन की बात की जाए तो वो बोलते हैं कि ये सोसाइटी को स्टेबलाइज करने में मदद करता है और सोशल चेंज में सोसाइटल आइडियाज़ को भी इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है। सोशल चेंज में भी बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। जॉर्ज पेन के बारे में देखा जाए तो एसिमिलेशन ऑफ ट्रेडिशंस को एसिमिलेट करने में ये मदद करता है और सोशल पैटर्न्स को डेवलप करने में मदद करता है। हालांकि इसके और भी बहुत सारे क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव रोल्स है। एमिल लुर्खेम के बारे में अगर बात करें तो ये बोलते हैं कि सोसाइटल जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज है इसको ट्रांसमिट करने में ये मदद करता है और सोसाइटल होमोजिनिटी कहीं ना कहीं ये पैदा करता है। सोशल होमोजिनिटी का मतलब क्या होता है, ये एक तरह से है कि एक सपोज़ हम एक ग्रुप के बारे में बात करें, इसमें 5 लोग हैं। ये जो ग्रुप है इसमें कहीं ना कहीं हर एक जो इंसान है उसका जो एटीट्यूड है हर दूसरे इंसान के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिमिलर उसका परसेप्शन और एटीट्यूड रहा होगा। तो इसको डेवलप करने में भी एजुकेशन हमारी मदद करती है। की फंक्शन इसके क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहला है ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर को ट्रांसमिशन करने में हमारा जो पहले से देखा जाए तो अभी भी बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे हैं जिनके कल्चर धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको कंजर्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हाँ, काफ़ी हद तक कर भी रहे हैं पर वो चीज़ अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो कल्चर जो है, हमारे जो कल्चर है, हमारे आउटफिट हो गया, हमारे फूड हैबिट्स हो गए, हमारे जो डांस फॉर्म्स हो गया, फोक टेल्स हो गए, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे कल्चर में, ये सब कल्चर को ट्रांसमिट करने में एजुकेशन मदद करता है। क्योंकि हम ज़्यादातर देखते हैं कि हमारे जो एनसीईआरटी बुक्स है या कोई भी अदर बुक उठा के देख लो, उसमें जो हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं वो एग्जाम्पल्स रिलेटेड होते हैं हमारे कल्चर से, हमारी जो रहन सहन का जो तरीका होता है उसी के साथ ये रिलेटेड होता है। ये जानबूझकर ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं ताकि हम अपने कल्चर को रिलेट कर पाए और वही एग्जाम्पल्स हमारे भी दिमाग में बैठे और हम धीरे धीरे अपना कल्चर को ट्रांसमिट करना सीखें, ना कि उसे भूल जाएं। फ्रेंच बोझ का कहना है कि कल्चर जो है ये सोशल हैबिट्स को इंक्लूड करता है जो कि इंडिविजुअल बिहेवियर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तभी मेलिनोस्की बोलते हैं कि सोशल एनवायरनमेंट जो है ये एक इंडिविजुअल का बिहेवियर पे डिपेंड करता है और उसके डेवलपमेंट पर भी मदद करता है। सोशल एनवायरनमेंट जैसा हो, एक
एक बच्चा है, अगर एक बच्चे का जैसे सोसाइटी रहेगा, उसका जैसा एनवायरनमेंट रहेगा, वो वही तो सीखेगा। हम हर जगह आजकल एड्स में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं कि बच्चा हमेशा अपने घर पे जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसको देख कर के बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है, उसका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है। वो क्यों होता है? वो क्योंकि सोशल एनवायरनमेंट जैसा रहेगा, बच्चा उसी में से ही चीज़ें ग्रास्प करता है, उसी में से ही चीज़ें सीखता है। तो मेलिनोस्की ये बोलते हैं कि जो सोशल एनवायरनमेंट है वो एक इंडिविजुअल का बिहेवियर और डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। एजुकेशन क्या करता है? ट्रांसमिट करता है हमारे कल्चर को, हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नीड्स क्या क्या है इसको भी एसेस करता है। यहाँ आता है और एक वर्ड, इंकल्चरेशन। इंकल्चरेशन का मतलब क्या है? जस्ट टू ट्रांसमिट द कल्चरल नॉर्म्स। हमारा जो भी नॉर्म्स है उसको ट्रांसमिट करना, वो चाहे फॉर्मलाइज्ड वे में हो या फिर इनफॉर्मलाइज्ड वे में हो। सेकेंड आता है हमारा ट्रेनिंग फॉर स्पेशलाइज्ड रोल्स। स्पेशलाइज्ड रोल्स के लिए हमारा ट्रेनिंग होना, जैसे कि स्पेशलाइज्ड प्रोफेशंस हैं, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ये सब क्या है? स्पेशलाइज्ड रोल्स ही तो हैं। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड रोल्स के लिए हमारा जो स्कूल्स है, जो इंस्टीट्यूशंस है, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस है, हमको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कॉम्प्लेक्स रोल्स को डेवलप करने में। एक अच्छा सिटीजन बनना, एक अच्छा सिटीजन बनना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रखा है आजकल के ज़माने में, अगर बात की जाए तो। इसको डेवलपमेंट, इसको भी अगर हम एक स्पेशलाइज्ड रोल की तरह माने तो इसको डेवलप करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। मोरल को डेवलप करना, एथिक्स को डेवलप करना आजकल के एक बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड रोल है, जिसको करना ही चाहिए किसी भी तरह हो। ऐसा नहीं है कि खाली बीईडी पढ़ा दिया, वैल्यू एजुकेशन पढ़ा दिया स्कूल में तो हो गया। नहीं, अपने बिहेवियर में बदलाव चाहिए, टीचर्स के बिहेवियर में बदलाव चाहिए सबसे पहले, क्योंकि टीचर एक रोल मॉडल होता है बच्चों के लिए। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड रोल के लिए ट्रेनिंग देना। सोसाइटी में हम किस तरह से रहेंगे, सोसाइटी में एक बच्चा किस तरह से सर्वाइव कर सकता है, सोसाइटी में किस तरह के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं, उसको एक्सेप्ट करना, ये सब रूल्स हमें कौन सिखाता है? फॉर्मलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, हमारे स्कूल्स ज़्यादातर इसमें रोल प्ले करते हैं। टैलकोट पार्सन्स के अगर बोला जाए तो ये बोलते हैं कि स्कूल एक ऐसा ब्रिज है फैमिली और सोसाइटी के बीच का, जो कि हमारे स्टैंडर्ड्स को अचीव करने में, एस्टेब्लिश करने में हमको मदद करता है। एजुकेशन क्या करता है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को अडेप्ट करने में मदद करता है, जो कि हमको कहाँ से मिलेगा? लाइफ लॉन्ग लर्निंग से मिलेगा। लाइफ लॉन्ग लर्निंग को हम ज़्यादातर जगह में एलएलएल के जैसे देखेंगे, एलएलएल के तरह मतलब लिखा हुआ मिलेगा हमको। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या है कि हम कंटिन्यूअसली एक चीज़ को कर रहे हैं। अभी इग्नो का भी मतलब क्या है? इग्नो बोलता है कि आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग करो, आपका लर्निंग कभी बंद नहीं होना चाहिए। टीचर्स नेवर सीज टू लर्न। सिर्फ टीचर नहीं, कोई भी इंसान जो है वो सीखने से वंचित नहीं होना चाहिए कभी भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सर्टिफिकेट के लिए ही पढ़ रहे हैं, हमको 90% मार्क आ गया, हमको 98% मार्क आ गया, पर हम उस जो वो जो नॉलेज है उसको हम कहीं पे यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, उसका हमको प्रैक्टिकलिटी ही नहीं पता है। तो नॉलेज जो है वो हर एक चीज़ का हमको होना चाहिए और उसको एक्वायर करती रहनी चाहिए। कल्चरल हेरिटेज थर्ड आता है, जिसको बदलने के लिए एजुकेशन मदद करता है। कल्चरल हेरिटेज मतलब हम इसमें और एक चीज़ देखेंगे, एकल्चरेशन। एक हमने पढ़ा एनकल्चरेशन, और एक है एकल्चरेशन। एनकल्चरेशन मतलब एसिमिलेट करना, एक एनकल्चरेशन मतलब जो ट्रांसमिट करना, हमारा जो कल्चर है उसको ट्रांसमिट करना हमारे नेक्स्ट जनरेशन को। और एकल्चरेशन मतलब क्या है? न्यू कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को हम एडाप्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जब ब्रिटिश नहीं थे, हमारा ट्रेडिशंस अलग था। जैसे कि हमारे ब्रिटिश इंडिया में आए और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे इंग्लिश एजुकेशन में कॉल लेने लगाया, फिर धीरे धीरे बहुत सारे एडवांसमेंट्स होने लगे और हम वेस्टर्नाइज होने लगे धीरे धीरे। तो हम अपने कल्चर को छोड़कर दूसरे के कल्चर को अपनाने लगे हैं, इसको हम बोलेंगे एकल्चरेशन। ठीक है, तो एनकल्चरेशन ट्रांसमिट करना कल्चर को, और एकल्चरेशन मतलब न्यू कस्टम्स एंड वैल्यूज़ को अडेप्ट करना। एकल्चरेशन का अगर देखा जाए तो इसका प्रोज अगर देखा जाए तो ये बैलेंस करता है स्टेबिलिटी एंड चेंज को ये बैलेंस करता है, स्टैग्नेशन को ये प्रिवेंट करता है। स्टैग्नेशन मतलब कि
स्टैटिक हो जाना, बिल्कुल हमारा जो कल्चर है वैसे ही स्टैटिक हो जाना। देखिए, हमारे कल्चर में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसको हम कंज़र्व करना चाहिए, जिसको हमें कंज़र्व नहीं करना चाहिए। तो किस चीज़ को हमें कंज़र्व करना चाहिए, उसको हम कंज़र्व करवें। जिस जिस चीज़ों को कंज़र्व नहीं करना चाहिए, उसको धीरे-धीरे सोसाइटी से डिस्कार्ड कर देना चाहिए। तो ये जो है, ये स्टैटिक नहीं बनने देता है हमारे सोसाइटी को, और कल्चरल कंटिन्यूटी को ये प्रमोट करता है। समरी अगर देखा जाए तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या फंक्शन है एजुकेशन का। एजुकेशन ट्रांसमिट करता, कल्चर को ट्रांसमिट करता है, इंडिविजुअल को स्पेशलाइज्ड रोल के लिए प्रिपेयर करता है, सोसाइटल चेंजेस को प्रमोट करता है, और कल्चरल कंटिन्यूटी एंड प्रोग्रेसिव विजन की तरफ की वो देखता है। नेक्स्ट, सोशल चेंज कैसे होता है एजुकेशन के थ्रू। एजुकेशन के थ्रू सोशल चेंज कैसे होता है, अगर एजुकेशन कमीशन के बारे में बात की जाए, एजुकेशन कमीशन यानी कि कोठारी कमीशन, कोठारी के अकॉर्डिंग हम अगर हम देखें तो एजुकेशन ही एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, किसमें, सोसाइटल चेंजेस को एक ब्रॉड तरीके से उभर कर आने के लिए हमको कौन मदद करता है, एजुकेशन ही एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर सकता है, एक टूल की तरह काम कर सकता है, जो कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाती है। ठीक है, तो रोल ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल, सोसाइटी का और इंडिविजुअल का इसमें रोल क्या है, जितना भी सोसाइटल नॉर्म्स है उसमें रिफॉर्म लाना एक इंडिविजुअल ये कर सकता है। जो चीज़ हमको रिफॉर्म लाना चाहिए उसमें हम रिफॉर्म लाएंगे, जैसे कि हमने बहुत सारे रिफॉर्मिस्ट हमारे रहे हैं जो कि इन सब में रिफॉर्म लाए हैं, जैसे कि सती प्रथा हो गया, एबोलिश किया गया उसको, इन सब चीज़ों को एबोलिश किया गया क्योंकि ये हमारे लिए सही नहीं था, सोसाइटी के लिए सही नहीं था, तो इसको हमने बदल दिया। तो ये सब करने के लिए हमारा सोसाइटी और इंडिविजुअल उसको ड्यूटी समझना चाहिए। ठीक है, द प्रोसेसेस जनरली हम बोल सकते हैं कि साइक्लिकल प्रोसेस है। एक इंडिविजुअल अगर करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, एक ग्रुप भी कर सकता है, धीरे धीरे एक कम्युनिटी भी कर सकता है, धीरे धीरे और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं जो कि रिफॉर्म की तरह एक काम करेगा। एजुकेशन का डुअल रोल हम बोल सकते हैं कि ये करता है बैलेंस, किसके बीच में, कंजर्वेटिज्म और प्रोग्रेसिविज्म के बीच में ये एक बैलेंस की तरह काम करता है। किस चीज़ को हमें कंजर्व करना चाहिए और किस चीज़ को हमें प्रोग्रेस करना चाहिए। प्रोग्रेस मतलब कि कौन से को हम बदलना चाहते हैं और कौन से को हम कंजर्व करना चाहते हैं। ठीक है, कौन से कल्चर को हम कंजर्व करना चाहते हैं, कौन से कल्चर को हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन हमको चाहिए। और क्या करता है ये, केओस को प्रिवेंट करता है और स्टैग्नेशन को भी प्रिवेंट करता है। सोशल ऑर्डर में जो स्टैग्नेशन है इसको प्रिवेंट करता है। सोशल ऑर्डर में हम और एक चीज़ भी देखेंगे, सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी मतलब कि मूव करना, मोबिलिटी मतलब मूव करना, मोबिलाइज करना। तो एक स्तर से दूसरे स्तर को हम, हमारा इम्प्रूवमेंट होना, इसको हम बोल सकते हैं मोबिलाइज करना, मूवमेंट करना। ये दो तरीके के हो सकते हैं, वर्टिकल मोबिलिटी एंड हॉरिजेंटल मोबिलिटी। अगर एग्जांपल्स से समझाने की कोशिश करूँ तो सपोज़ कि आप एक प्राइवेट स्कूल में काम करते थे जहाँ पे आपको 8,000 महीने का सैलरी मिलता था। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप क्या करते हैं कि दूसरे स्कूल में चले जाते हैं जिसका सैलरी भी 8,000 पर महीना है। फिर क्या हुआ ना, आपके दिमाग में सडनली आया कि अरे यार कब तक ये चीज़ करता रहूँगा। फिर आप ट्राई किए गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में आपको क्या हुआ, 50,000 का महीना आपको सैलरी मिलने लगा। तो इसमें क्या है कि यहाँ से यहाँ जो आए आप, इसमें हम बोल सकते हैं कि वर्टिकल मोबिलिटी हुए, और यहाँ से यहाँ जो आए आप, इसमें हम बोल सकते हैं कि आप सॉरी यहाँ से यहाँ जो आए आप, इसमें आपका हॉरिजेंटल मोबिलिटी हुआ। मतलब कि हॉरिजेंटल मतलब क्या होता है, ऐसे यहाँ 8K मिल रहा था, यहाँ पे भी 8K मिल रहा था। फिर क्या हुआ ना, सीधा आपको मिलने लगा क्या, 50K। तो यहाँ से यहाँ तक का आपका हुआ हॉरिजेंटल मोबिलिटी, और यहाँ से ऊपर जो आप बढ़े, ग्रोथ आपका जो हुआ, उसको हम बोलेंगे वर्टिकल मोबिलिटी। ठीक है, तो मोबिलाइज करने के लिए, सोशल ऑर्डर को मोबिलाइज करने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इकोनॉमिक चेंजेस कैसे आते हैं, ऑब्वियस सी बात है, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, 8K से आपका ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया 50K तक का, एक इंडिविजुअल का हुआ। वैसे एक ग्रुप का भी होता होगा, एक कम्युनिटी का भी होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है ना, हर एक का जो
हमारा जो पर कैपिटा इनकम है ये धीरे धीरे से बढ़ने लगता है, तो हमारा जो कंट्री का टोटल इकोनॉमिक ग्रोथ है ये भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। एजुकेशन का सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, तभी से वही हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि सोशो इकोनॉमिक चेंजेस के लिए और पॉलिटिकल चेंजेस के लिए हर एक चीज़ में एजुकेशन हमारे सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है। पहले क्या होता था, जो इलिटरेट लोग थे उनको कुछ भी पता नहीं था कि चीज़ें कैसे हो रहा है, इलेक्शंस कैसे हो रहे हैं, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है। अभी लोगों को पता है, लोग अवेयर हैं कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में इस आर्टिकल में हमारे ड्यूटीज़ लिखे हुए हैं, इस आर्टिकल में हमारे फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं। हमको अभी चीज़ें पता है, जिसको हम लेके कोई भी अगर बिल आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो हम उसको अपोज कर पा रहे हैं, हम उसको रोक पा रहे हैं, या फिर हम स्ट्राइक करते हैं, बहुत चीज़ें ऐसे करते हैं। तो पॉलिटिकल चेंजेस में, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस में काफ़ी हद तक मदद करता है एजुकेशन। जो भी एजुकेटेड लोग हैं वो सब बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हैं एजुकेशन को लेके अपने अपने। तो चेंजेस अनकॉन्शियसली चेंजेस होते हैं, एंड धीरे धीरे वो कॉन्शियस होता है और वाइडली एक्सेप्टेड भी हो जाता है। ब्रिटिश पीरियड में अगर देखें तो इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न वेज एंड ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस जो वो लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, इससे क्या हुआ कि अनकॉन्शियसली चीज़ें हमारे अंदर अडेप्ट होने लगी, उनके कल्चर को हम अडेप्ट करने लगे हैं, ठीक है। तो इनेबल्ड इंडिविजुअल्स टू परस्यू कॉन्शियस सोसाइटल चेंजेस। फिर धीरे धीरे हम समझने लगे कि कौन सा चीज़ हमको अडेप्ट करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, एंड कॉन्शियसली हम सोशल चेंजेस को एक्सेप्ट करने लगे। नोटेबल रिफॉर्मिस्ट कौन कौन थे? राजा राम मोहन राय, जिसने कि बहुत मदद की है, जिनको हम मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया बोल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, ये सब जो लोग थे, ये सब रिफॉर्म लाने के लिए बहुत ज़्यादा हमको मदद किए हैं। एजुकेशन को लेके ही हमारा इक्वलिटी आज धीरे धीरे बढ़ रहा है, जबकि पहले बैकवर्ड एंड अनप्रिविलेज्ड जो क्लासेस थे उनको एजुकेशन मिलता भी नहीं था। BR अम्बेडकर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इसको प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा, इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं। वो वर्टिकल मोबिलिटी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जो कि हमको अपॉर्चुनिटी देता है अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए और एक बेटर लाइफ कंडीशन देने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। हम नेक्स्ट पार्ट में इसका जो आधा बचा हुआ है उसको देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड पास वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।